Hello everyone, my name is Praveen Anchal and I welcome you all in our YouTube channel of Core Academy। और ये एनटीएससी का सीरीज है जिसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस को डील करेंगे और इसमें हम लोग जो पहला टॉपिक उठाएंगे वो है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ये क्लास 9 का टॉपिक है ना। तो चलिए बहुत अच्छे से इसे समझते हैं। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं एनटीएससी पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस NTSC okay, then the topic is what is democracy, why democracy, what is democracy, why democracy। okay, what is democracy, why democracy, the name of this chapter। इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो डेमोक्रेसी है वो ये वर्ड आया कहां से है ना। तो समझिए ये डेमोक्रेसी वर्ड कहां से है, ग्रीक वर्ड से आया है। सबसे पहले इसे ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी वर्ड कहां से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन कहां से, ग्रीक वर्ड से है डेमोक्रेसी, ग्रीक वर्ड। और ये कितने शब्दों से बना है, दो शब्दों से, डेमोस प्लस क्रेटोस। कौन कौन शब्दों से, दो शब्दों से, डेमोस प्लस क्रेटोस। तो ये ग्रीक वर्ड से आया है और इसका ओरिजिनल बाइफर्केशन है डेमोस प्लस क्रेटोस, है ना। डेमोस मतलब होता है पीपल एंड क्रेटोस मतलब होता है पावर, है ना। तो क्या होगा इसका मतलब, पीपल्स पावर, लोगों का पावर। ओके, so demos plus kratos means people's power and it is a Greek word, so democracy has been derived from the Greek word, okay, Greek language, fine। तो इतना हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेफिनेशन है जिसे अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन जी ने दिया था। तो ये एक डेफिनेशन है जो आपको याद होना चाहिए डेमोक्रेसी का। तो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं। डेफिनेशन क्या होता है, आपने जरूर पढ़ा होगा व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई दैट डेमोक्रेसी डेफिनेशन इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ओके, सो हियर हु हैज गिवन दिस पर्टिकुलर फेमस डेफिनेशन, अब्राहम लिंकन। ओके, एंड what is the particular definition, government is of the people, for the people and by the people। Okay, so this is the famous definition which has been given by Abraham Lincoln। कौन है भाई अब्राहम लिंकन, अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट, है ना। ये डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा फेमस है और इसी का एक एक्सटेंडेड मतलब अभी जो हम लोग लेटेस्ट में यूज करते हैं वो ये है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द लीडर इज इलेक्टेड, है ना। तो जो इलेक्शन से इलेक्ट होकर जो लीडर आते हैं वैसे एक सिस्टम को क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं। एंड हियर वी हैव द फेमस डेफिनेशन दैट इज गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, गिवन बाय अब्राहम लिंकन। फाइन, इतना मैं बहुत अच्छे समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई इसका जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे हम लोग कहते हैं कि फीचर्स क्या है इसके, है ना, डेमोक्रेसी के। तो उसे भी देख लेते हैं। फीचर्स ये भी आ सकता है कि 4 टोटल फीचर्स है, इसमें से कौन सा एक फीचर नहीं है ना। तो देखते हैं इसे। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। तो 4 जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो पहला बहुत फेमस फीचर है उसका नाम है इलेक्टेड लीडर शुड रूल ओवर, है ना। मतलब जो लीडर चुन के आ रहे हैं उसी को ही रूल करना चाहिए। इलेक्टेड लीडर शुड रूल। ओके,
सेकंड में क्या है, सेकंड में ये है जो कंपटीशन होना चाहिए वो बहुत ही फ्री एंड फेयर तरीके से होना चाहिए, है ना। सो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, ओके, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। उसके बाद जो तीसरा है वो ये कहता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, सभी को समान रूप में वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए, है ना। सो 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू होना चाहिए उसका, ठीक। उसके बाद जो चौथा है वो क्या है कि जो रूल एंड रेगुलेशन है उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, है ना, जो राइट्स है उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो ये चार जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के। तो इसे 1 बाय 1 करके अपन थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए एनटीएससी में हो सकता है कि इस चारों में से एक मिसिंग हो और उसकी जगह पे गलत वाला डाल दिया है और बोला जाए कि इसमें से कौन सा गलत है ना, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है। अब इसमें से मैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जनरेट करूंगा, है ना, तो देखते हैं इसे। देखिए इलेक्टेड लीडर शुड रूल ओवर, तो इसमें हम लोग एक कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम है पाकिस्तान, ठीक है। तो समझते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो हियर पाकिस्तान का जो केस स्टडी है वो हम लोग कब का देखेंगे, 1999 का, है ना, 1999 का केस स्टडी देखेंगे 1999 में। तो 1999 में एक पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ थे, जनरल थे, जिनका नाम था परवेज मुशर्रफ। क्या नाम था? परवेज मुशर्रफ, ठीक। तो परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था 1999 में, चूंकि इनके पास पूरा आर्मी का कंट्रोल था, तो इसीलिए इन्होंने आर्मी की मदद से जो वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, है ना, उसको चेंज करके अपना मिलिट्री रूल स्टार्ट कर दिए, है ना। कब? 1999 में। तो ये क्या कर दिए, मिलिट्री कोप। कोप मतलब क्या होता है कि सत्ता को पलट देना, जो गवर्नमेंट है उसको पलट देना, ठीक है। सो परवेज मुशर्रफ ने सत्ता पलट दी, किसकी सहायता से, किसके हेल्प से? आर्मी की मदद से, ठीक है। कौन से साल में? 1999 में, ठीक। और इन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया? चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव। और बाद में इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप को बाद में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और 2002 में, ठीक है, कब? 2002 में इन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसे कहते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। क्या कहते हैं? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, है ना। तो ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के माध्यम से प्रेसिडेंट किसी भी इलेक्टेड मेंबर को डिसमिस कर सकते हैं फ्रॉम प्रोविंशियल इलेक्शन या फिर प्रोविंशियल असेंबली की जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे ना, उन सभी को प्रेसिडेंट चाहे वो सेंट्रल असेंबली के हो चाहे प्रोविंशियल असेंबली को हो, प्रोविंशियल मतलब स्टेट होता है, ठीक है। तो वहां के इलेक्टेड मेंबर्स को कौन डिसमिस कर सकते हैं? प्रेसिडेंट। तो अगर कोई इलेक्टेड मेंबर प्रेसिडेंट की बातों को नहीं मान रहा है, प्रेसिडेंट कौन थे भाई? परवेज मुशर्रफ, है ना, तो उनको डिसमिस किया जा सकता था। कौन से ऑर्डर के माध्यम से? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के माध्यम से, ठीक है। और इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर एस्टैब्लिश करने के बाद में उन्होंने एक और नया बॉडी बनाया जिसे कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ओके। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होगा वो सिविलियन कैबिनेट होता था, ठीक है। जो इलेक्टेड बॉडी था सिविलियन कैबिनेट, सिविलियन कैबिनेट, है ना, उसके ऊपर होता था, ये सिविलियन कैबिनेट के ऊपर होता था, ठीक है। और ये जो है ना सिविलियन कैबिनेट इलेक्टेड बॉडी था और ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नॉन इलेक्टेड बॉडी था। इसमें आर्मी के लोग होते थे, है ना, और ये किसके अंडर पे था? प्रेसिडेंट के अंडर पे था, ठीक है। और ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अब किसको सुपरवाइज कर सकता था? एक सिविलियन कैबिनेट को, जो कि इलेक्टेड बॉडी है। अब बताइए किसी देश में जो इलेक्टेड बॉडी है वो नीचे है और जो नॉन इलेक्टेड बॉडी है वो ऊपर है ना।
और देश का जो मुखिया है, प्रेसिडेंट है, वो भी नॉन इलेक्टेड है। तो ऐसे देश को क्या आप डेमोक्रेटिक देश बोलोगे? बिल्कुल नहीं बोल सकते, है ना। तो इसीलिए ये जो पूरा रूल है इसको हमने लिया है इसमें, इलेक्टेड लीडर शुड रूल ओवर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वायलेशन हो रहा है। जो इलेक्टेड लीडर परवेज मुशर्रफ है ही नहीं, और उसने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिसमिस करके अपना मिलिट्री रूल स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दी पाकिस्तान। फाइन। एक चीज मैं और इसमें बताना चाहूंगा कि परवेज मुशर्रफ से पहले कौन थे, ठीक है। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ से पहले कौन थे? तो उनका नाम था नवाज शरीफ, ठीक है। तो परवेज मुशर्रफ से पहले नवाज शरीफ थे, और अभी कुछ समय पहले अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान के? इमरान खान, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि फेमस फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर रहे हैं, है ना। 1992 का जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था उसके कप्तान थे, है ना, कैप्टन थे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के, ठीक है। तो वो अभी प्रेजेंट टाइम पे 2020 में प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। लेकिन उनसे पहले कौन थे? नवाज शरीफ, ठीक है। और वही नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ से पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे कहाँ के? पाकिस्तान के। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन है? इमरान खान। और जो नवाज शरीफ है उनके ऊपर में क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ है ना, और वो अभी लंदन में भाग के चले गए हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा हिस्ट्री किनका? पाकिस्तान का। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 1992 में किसने मिलिट्री को किया था? तो परवेज मुशर्रफ ने, ठीक है। परवेज मुशर्रफ ने कौन थे? तो प्रेसिडेंट थे कहाँ के? पाकिस्तान के, ठीक है। 2002 में उन्होंने क्या इशू किया था? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। जो कौन सी बॉडी थी जो कि सिविलियन कैबिनेट से ऊपर स्टैब्लिश कर दी गई थी? तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कौन थे? आर्मी ऑफिसर्स, है ना। तो ये इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से इसको मैनेज करना है। और ये कौन से फीचर को वायलेट करता है? सो दिस इज वायलेटिंग द फीचर इलेक्टेड लीडर शुड रूल ओवर। तो ये वाले इसको ये वायलेट करता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, ठीक है। इसमें एक और देश था इराक, है ना। तो इराक में क्या होता है? जो अमेरिका है एक समय पे इराक में इतना ज्यादा कंट्रोल कर लिया था कि इराक के हर इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन में उसका इफेक्ट होता था, है ना। मतलब लिटरली इनडायरेक्टली कौन इराक में पूरा डिसीजन लिया करता था? अमेरिका। तो वो एग्जांपल भी आप ले सकते हो इलेक्टेड लीडर शुड रूल ओवर। तो इराक में जो इलेक्टेड लीडर थे वो डिसीजन नहीं ले रहे थे। कौन डिसीजन ले रहा था वहां पर? अमेरिका डिसीजन ले रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। तो इसे हम लोग समझेंगे तो इसको हम लोग समझेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल से। एक हम लोग एग्जांपल लेंगे किसका? एक एग्जांपल लेंगे हम लोग एक इसका एग्जांपल लेंगे हम लोग किसका लेंगे? चाइना का, है ना। सो द फर्स्ट एग्जांपल वी टेक इट इज ऑफ China and the second example we will take from Mexico. Fine. So here I just want to tell you that in China, देखो टोटल 3 प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं किसी भी देश में, ठीक है। एक होता है वन पार्टी कंट्री, दूसरा होता है टू पार्टी कंट्री, और तीसरा होता है मल्टी पार्टी कंट्री, है ना। तो इंडिया इज अ मल्टी पार्टी कंट्री बट चाइना इज अ सिंगल पार्टी कंट्री, क्योंकि चाइना में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसे कहते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं सीसीपी। ओके, सो इन चाइना वी हैव ओनली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और यहाँ के पार्लियामेंट का नाम है चाइना के पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक। तो याद रखिएगा नेशनल पीपल्स कांग्रेस क्या है? पार्लियामेंट, ओके। और सीसीपी क्या है? पार्टी, है ना। चूंकि एक ही पार्टी है तो हमेशा कौन जीतेगा इलेक्शन में? हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही जीतती है, ठीक है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही हमेशा चाइना में इलेक्शन जीतती है, क्योंकि भाई अगर मान लो कोई रेस हो रहा है और उसमें सिर्फ आप ही दौड़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप ही जीतोगे, ठीक है। तो वही केस कहाँ हो रहा है? चाइना में हो रहा है कि चाइना की जो ये पार्टी है वो हमेशा जीत जाती थी, ठीक है। अब इसमें दिक्कत ये है कि इसमें इलेक्शन तो हो रहा है ना, लीडर्स आ भी रहे हैं इलेक्ट होकर, लेकिन यहाँ पर क्या है? कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टी यहाँ पर बार बार इलेक्शन लड़ रही है, ठीक है। सो सिंस पीपल डोंट हैव ऑप्शन, दिस पर्टिकुलर सेकंड फीचर इज गेटिंग वायलेटेड।
और समझिए कि अगर मान लो एक ही पार्टी है, कोई अपोजिशन है नहीं चाइना में, है ना, तो इट इज जस्ट लाइक अ डिक्टेटरशिप, है ना। सो यहाँ पर इस पार्टी का डिक्टेटरशिप आप बोल सकते हो कि चलता है कहाँ, चाइना में। इसीलिए लोगों के पास में इनफ बेसिक फंडामेंटल राइट्स की कमी होती है चाइना में। वो अपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। वहां की प्रिंट मीडिया, चाहे कोई भी मीडिया जो हो, वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकती। अगर बोलेंगे तो डायरेक्ट उनको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। तो वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर जबरदस्त रिस्ट्रिक्शन रहता है, कहाँ, चाइना में। और इवन चाइना में जो है वो ग्लोबल जो साइट्स होते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, है ना, जीमेल हो गया, ये सभी जितने भी साइट्स होते हैं ना, वो बैन होते हैं चाइना में। वहां पर अपन उसे यूज नहीं कर सकते। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग होती है चाइना में। उसके बाद जो दूसरा अपन देखेंगे वो है मैक्सिको। ठीक, मैक्सिको देखते हैं। मैक्सिको, अब मैक्सिको में क्या हुआ कि मैक्सिको में इलेक्शन भी होता था, है ना। मैक्सिको में मल्टीपल पार्टीज भी थी, लेकिन दिक्कत ये था कि एक ही पार्टी लगभग 70 सालों से लगातार जीत रही थी, फ्रॉम पीरियड 1930 टू 2000। ठीक है, लगभग 70 सालों तक सिर्फ एक ही पॉलिटिकल जीत रही थी, जिसका नाम था PRI। क्या नाम था? PRI। PRI का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, है ना। तो इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी कहाँ की पार्टी है? मैक्सिको की। और ये कितने सालों तक लगातार जीती? 70 सालों तक। कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक? 1930 से 2000 के बीच में, है ना। तो ऐसा तो बहुत अच्छी बात है, 70 सालों तक कंसिस्टेंटली एक ही पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि ऐसा एलिगेशन था इस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कि ये जो है ना, मैल प्रैक्टिसेस, चीटिंग, फ्रॉड और ये सभी जो गलत चीजें हैं वो इलेक्शन के टाइम पे किया करती थी। कौन? इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। कहाँ? मैक्सिको में, है ना। तो ये किसका जो वायलेशन है? फ्री एंड फेयर, मतलब एक ऑनेस्ट तरीके से आप जो है इलेक्शन नहीं लड़ रहे हो। ठीक है, सो आई होप ये PRI वाला भी जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। तो चाइना एंड मैक्सिको आर द एग्जांपल ऑफ द कंट्रीज हु आर वायलेटिंग दिस फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। फाइन। अब उसके बाद देखेंगे 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। अभी क्या होता है कि आप जो है, जो वोटिंग राइट आपको मिला है ना, वही वोटिंग राइट दूसरे को भी मिलेगा। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी अंतर नहीं होगा, है ना। सो वी ऑल विल गेट इक्वल वोटिंग राइट्स विथ इक्वल वैल्यू। इसे और आसान भाषा में हम लोग बोलते हैं UAF, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो UAF यहां पर शॉर्ट में लिख भी देता हूं आपको, UAF। फाइन, तो यहां मैं लिख देता हूं UAF। UFO मत लिख देना, ठीक है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है UF, यूनिवर्सल एडल्ट, UAF, फाइन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो याद रखिएगा, यूनिवर्सल मतलब क्या होता है कि ये सभी के लिए है। एडल्ट मतलब क्या कि 18 इयर्स और अबव, मतलब कम से कम आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल होनी ही चाहिए। ठीक है। फ्रेंचाइज मतलब होता है पावर ऑफ गिविंग वोट, है ना। तो ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी भारत के नागरिकों को दिया जाता है अगर आप 18 साल को क्रॉस कर लेते हैं तो। अब ये जो मिनिमम वोटिंग एज 18 इयर्स था ना, वो पहले 21 इयर्स था बिफोर 1979। तो 1979 से पहले मिनिमम वोटिंग एज इलेक्शन में 21 इयर्स था, लेकिन 1979 के बाद उसे घटाकर 18 इयर्स कर दिया गया। और एक ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया था? तो ये किया गया था 61st, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया था, जिसमें आपका मिनिमम वोटिंग एज 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। कौन से सन में? 1979 में। तो चलिए देखते हैं कुछ कंट्रीज के एग्जांपल जहां पर ये 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू के जो फीचर है उसको वायलेट किया जाता है। तो एक तो बहुत ही फेमस कंट्री है जिसका नाम है सऊदी अरेबिया, है ना। तो सऊदी अरेबिया आप जानते हैं कि वहां पर जो वुमेन को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन वहां पर है ना। वहां पर उनको कुछ भी करने की आजादी लिटरली नहीं है। ठीक है, रिसेंटली उनको ड्राइविंग लाइसेंस का अधिकार मिला था। तो समझ सकते हैं आपकी ड्राइविंग अ कार इज अ लग्जरी फॉर वुमेन ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है, इसके अलावा भी जो वहां के आम नागरिक हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है। आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया एक मोनार्किक देश है जहां के लोगों के पास में फंडामेंटल राइट्स के नाम पे कुछ भी नहीं होता। ठीक,
तो याद रखिएगा, वुमेन को सऊदी अरबिया में बिफोर 2015 वोटिंग राइट्स का अधिकार था ही नहीं, है ना। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि सऊदी अरबिया के अलावा भी कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ये जो 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू का वायलेशन होता है। एक और देश में बताना चाहूंगा, फिजी, है ना। तो जो फिजी है वहां पर बहुत से इंडियन ओरिजिन लोग भी जाकर रहते हैं। और एक चीज इसमें समझने वाली बात यह है कि जो वहां के इंडिजिनियस फिजी हैं और जो भारत से गए हुए फिजी हैं, तो उनका जो वोट है वो इक्वल नहीं होता है। अंडरस्टूड? सो दिस वी हैव टू अंडरस्टूड दैट जो इंडिजिनियस फिजी का जो वोटिंग वैल्यू है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडियन फिजी। तो ये हमें समझने वाली बात है। इसके अलावा मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, एक और कंट्री जिसका नाम है इस्टोनिया, ठीक है। तो इस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटीज होते हैं, तो उनको राइट टू वोट मतलब वोटिंग राइट्स पाने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर ऐसा ऑप्शन आ गया कि इन चारों में से कौन से देश में वोटिंग राइट्स यूएएफ है, मतलब यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज है, और अगर आपके पास 4 ऑप्शन है ना, एक है सऊदी अरबिया, दूसरा है फिजी, तीसरा है इस्टोनिया और चौथा है इंडिया। तो कहां पर यूएएफ इम्प्लीमेंट है पूरी तरीके से, तो वो है इंडिया में, है ना, क्योंकि ये तीनों देश में यूएएफ का वायलेशन होता है। अंडरस्टूड? सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है देयर इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। मतलब रूल ऑफ लॉ मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना देश का, उसके हिसाब से चीजें चलनी चाहिए, ठीक है। एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स मतलब क्या होता है, जो भी फंडामेंटल राइट्स वगैरह है ना, उसके हिसाब से आपको फंक्शन करना चाहिए और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं कौन सा देश है जो कि इसको वायलेट करता है, तो आंसर है जिम्बाब्वे। ओके, तो जिम्बाब्वे में क्या होता था, देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि जिम्बाब्वे आजाद कब हुआ। तो आजाद कब हुआ भाई, 1980, है ना। और इसको आजाद कराने में एक पॉलिटिकल पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था जिसका नाम था जानु पीएफ। ओके, जानु पीएफ, फाइन, ये जेड है। तो जानु पीएफ, जानु का फुल फॉर्म ही कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जानु पीएफ का फुल फॉर्म क्या है, जेड फॉर जिम्बाब्वे, ए फॉर अफ्रीकन, एन फॉर नेशनल, यू फॉर यूनियन, पी फॉर पैट्रियोटिक एंड एफ फॉर फ्रंट। तो जानु पीएफ का फुल फॉर्म है जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट। ये जिम्बाब्वे का पॉलिटिकल पार्टी है ना। और 1980 के बाद में जब इलेक्शन होता है आजादी के बाद में, तो कौन पावर में आता है, जानु पीएफ पार्टी ही पावर में आती है। और कौन बनते हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, तो यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं, नाम याद रखिएगा क्या है इनका नाम, प्रेसिडेंट का नाम रॉबर्ट मुगाबे। क्या नाम है, रॉबर्ट मुगाबे। ओके, तो रॉबर्ट मुगाबे यहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। कैसे याद रखेंगे नाम, हम लोग कहां से गाना गाते हैं, मुंह से, ठीक है। तो मुगाबे, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, मैं कभी नहीं बोलता इनका नाम, ठीक। तो रॉबर्ट मुगाबे जो थे वो प्रेसिडेंट बनते हैं जानु पीएफ पार्टी से। कहां के प्रेसिडेंट बनते हैं, जिम्बाब्वे में, आफ्टर 1980। अब रॉबर्ट मुगाबे ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इन दी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फॉर जिम्बाब्वे। लेकिन जैसे ही इनके पास में पावर आता है ना, जैसे ही प्रेसिडेंट बनते हैं, तो ये और लालची हो जाते हैं पावर के लिए, और इतना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं, अमेंड करते हैं, है ना, उसमें परिवर्तन लाते हैं। और उस चेंजेस के बाद में इनको और ज्यादा पावर मिलते जाता है। और जो वहां के आम नागरिक होते हैं, कॉमन सिटीजन होते हैं, उनके राइट्स घटते जाते हैं। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के राइट बढ़ते जा रहे हैं और जो सिटीजन के राइट है वो घटते जा रहे हैं। और ये पावर में बने रहने के लिए बहुत सारे गलत चीजें करते थे, मैल प्रैक्टिसेस करते थे। तो यहाँ पर देख लीजिए, रूल ऑफ लॉ मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में अननेसेसरी चेंजेस करते थे। और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स मतलब कि जो लोगों का अधिकार होता था उसको भी कम करते जा रहे हैं। कौन, रॉबर्ट मुगाबे। कहाँ के हैं, जानु पीएफ में। 1-2 साल पहले ये भी इनकी डेथ हुई है ना, जिम्बाब्वे में, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये फीचर को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में ये जो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के फेवर में और अगेंस्ट में भी एक टॉपिक है। तो उसमें आपका स्टेटमेंट बेसिस पर क्वेश्चन आ सकता है ना।
मतलब कुछ स्टेटमेंट दे दिए, उसमें से आपको एक आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या एडवांटेज है डेमोक्रेसी का कि डिसएडवांटेज। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि डेमोक्रेसी का एडवांटेज है ना, तो इसमें क्या होता है कि डिसीजन लेने की जो इफिशियंसी है वो अच्छी हो जाती है ना, क्वालिटी बढ़ जाती है क्योंकि बहुत लोगों से कंसल्टेशन लेना पड़ता है। दूसरा ये है कि डेमोक्रेसी में आप मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हो। तीसरा ये है कि गवर्नमेंट जो है उसे भी आप चेंज कर सकते हो, दे आर नॉट परफॉर्मिंग, है ना। तो इतने सारे आपको, और चौथा ये है कि चूंकि उसमें आपको वोटिंग राइट मिलता है इसलिए कहीं ना कहीं आपको डिग्निटी भी इंप्रूव होती है। तो ये सारे क्या है, एडवांटेज है ना। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा इसका कि डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा समय लगता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत से लोगों से कंसल्ट करते हो, सो इट इज वेरी टाइम टेकिंग। दूसरा ये है कि जो वोटर्स होते हैं कई बार वो पॉलिटिकली अवेयर नहीं होते तो गलत लीडर को चुन लेते हैं, ठीक है। तीसरा ये है कि जो पॉलिटिशियन या फिर कैंडिडेट जो कि इलेक्शन लड़ते हैं कई बार वो क्रिमिनल होते हैं, करप्ट होते हैं, है ना। हालांकि वो उनके खिलाफ जो चार्जेस है वो प्रूफ नहीं हुआ होता है क्योंकि वो केस जो है वो कोर्ट में चलते रहता है। इस वजह से वो इलेक्शन लड़कर पार्लियामेंट में आ जाते हैं, फिर स्टेट असेंबली में आ जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो है वो कई बार लोगों के लिए नहीं सोचते हैं, वो अपने लिए सोचते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी जो है वो प्रॉब्लम आ जाता है। कई बार जो पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है और करप्शन को इससे बहुत ज्यादा क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। और आप देख ही रहे होंगे कि हमारे पार्लियामेंट और हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में जो करप्ट एंड क्रिमिनल पॉलिटिशियंस का नंबर है वो एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ते जा रहा है, विच इज नॉट गुड फॉर अवर डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप पिछले 40-50 साल का डेटा देखेंगे और डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के इकोनॉमिकल ग्रोथ को कैलकुलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वो ज्यादा बेहतर ग्रोथ रेट के साथ ग्रो किया है एज कंपेयर टू डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इस तरीके से आप काउंटर कर सकते हो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो बेहतर नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक सही क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जो कि दुनिया के लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जैसे कि अमेरिका। तो अमेरिका दुनिया का टॉप कंट्री है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, और वो एक डेमोक्रेटिक देश है ना। तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम या फिर नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम के आधार पर इकोनॉमी को जज करना सही नहीं है। ये पॉलिसी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर ज्यादा डिपेंड करता है। ओके, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी का रैंकिंग भारत के लिए कितना है पिछले बार जो आया था उसमें। तो 2019 में जो डेमोक्रेसी का रैंकिंग आया था उसमें हमारी रैंकिंग थी 40, लेकिन जो अभी लेटेस्ट 2020 का रैंकिंग आया है उसमें हमारा देश बेहतर बनने के बजाय और भी पुअर उसकी रैंकिंग हो गई है और रैंकिंग गिरकर हो गया है 50। फाइन, सो प्रीवियसली अवर रैंकिंग वाज 40 एंड नाउ अवर रैंकिंग इज 50। तो 10 पोजीशन का जो है हमें नुकसान हुआ है, और ये नुकसान जो है वो कई सारी चीजों की वजह से हुआ है ना। आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि रिसेंटली कई सारे कंट्रोवर्शियल पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे, कई सारे चीजें हुई पास्ट में जिसकी वजह से हमारा रैंकिंग कम हुआ। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके हिसाब से वो कौन कौन से चीजें हैं जिसने भारत के डेमोक्रेटिक रैंकिंग को गिराया है, ठीक है। सो कमेंट में बताइएगा, आई विल वेट फॉर योर आंसर। और इसके बाद में एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि डेमोक्रेसी एक सिस्टम मात्र नहीं है गवर्नमेंट का, ये उससे भी बहुत बढ़कर है। इट इज नॉट जस्ट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बट इट इज अ प्रिंसिपल ऑल्सो दैट यू कैन अप्लाई इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। मतलब आप अपने फैमिली में, आप अपने दोस्तों के बीच में, आप अपने स्कूल में कहीं भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो फैमिली में फादर अगर एक कार परचेस करना चाहते हैं और वो अगर अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस करते हैं कि मैं कौन सा कार लूं, तो आपकी जो फादर हैं वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। वैसे ही अगर स्कूल में प्रिंसिपल बिफोर टेकिंग ए डिसीजन इफ शी इज कंसल्टिंग विद द एडमिन डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एंड विद द टीचर्स, then the principal is said to follow said to be followed what, which principle, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। तो इस तरीके से आप ये पूरे अच्छे तरीके से एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक सिस्टम मात्र नहीं है, इट इज ऑल्सो प्रिंसिपल, है ना। उसके बाद एक और चीज होता है
कि आप डेमोक्रेसी के माध्यम से देश को कंपेयर भी कर सकते हो कि कौन सा देश ज्यादा डेमोक्रेटिक है और कौन सा देश कम डेमोक्रेटिक है। जैसे आप इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करोगे तो इंडिया बहुत ज्यादा बेहतर है पाकिस्तान के कंपैरिजन में, लेकिन अगर आप इंडिया और अमेरिका को कंपैरिजन करोगे तो अमेरिका हमसे बेहतर है ना। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन भी कर सकते हो डेमोक्रेसी को लेकर। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। लास्ट में जब ये पूरा सीरीज कंप्लीट होगा तो हम लोग कुछ क्वेश्चन एंड आंसर आपके साथ में शेयर करेंगे, है ना। उसे कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा, अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। सो विद दिस ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एनटीएस एग्जामिनेशन, और वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।